नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है सत्ता। तो चलिए सुनते हैं। वह अपनी काली सी मनहूस सूरत लिए शहर की गलियों में अक्सर देखा जाता था। अब की गांव की गलियों में भी देखा गया। लोग अखबारों में उसके किस्से बड़े चस्के ले लेकर और चुस्की ले लेकर पढ़ते थे। वह काली छाया जब शहर की गलियों में दौड़ती थी तो पीछे पीछे लाउड स्पीकरों के साथ चुनावी उम्मीदवार भी हलक फाड़ते नजर आते। गांव में तो जहां इसकी छाया पड़ती अच्छे खासे लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ मरते। नाम भी कुछ अच्छा सा है, सत्ता, पर ताश के इक्के से कुछ कम नहीं। अब की बार इस बीमारी का प्रकोप गांव में कुछ नए ही ढंग से हुआ। न तो जमीन जायदाद की बात बीच में आई, न कोई कत्ल हुआ। शुरुआत इसकी कुछ यूं हुई। एक दबंग छोकरा सारे गांव में लाउड स्पीकर लिए चिल्लाता जा रहा था, छोटे मियाँ को वोट देकर सफल बनाए, आपके अपने छोटे मियाँ मिस्त्री। पंचायत चुनाव पहली बार गांव में होने जा रहे थे। छोटे मियाँ मिस्त्री की तर्ज पर दो और मिस्त्री हाथ की छैनी बसूली फेंक कर मैदान में कूद पड़ते। फिर ठेकेदार बेशन सिंह क्यों पीछे रहता। बात की बात में पूरा गांव ही कूद पड़ा। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सबकी जुबान पर बस कुछ रटे हुए जुमले थे। अपने 56 मियाँ को वोट दो अथवा अपने रमन भैया को वोट दो। शुरू में तो इन्हीं दोनों का प्रचार अधिक था। प्रचार की यह भावना तो इतनी बढ़ी कि एक साहब सिंह ने तो अपनी भैंस तक बेचकर पर्चे छपवाए। लाउड स्पीकरों की तो भरमार ही थी। गांव के एक तंग गलियारे पर जब दो विरोधी गुटों के स्पीकर वाले मिलते तो एक दूसरे के आगे कुछ ज्यादा ही जोर से अपना जुमला सुनाते और हंसकर पान निकल जाते। हवा बड़ी तेज चल रही थी। पेड़ पत्ते जब तब हिलते तो आंगनों में धूल भर जाती, पर प्रचार की हवा तो और भी तेज थी। कुछ लोगों ने ऐसी हवा बांधी, अब की बिशन सिंह राजा भैले। फिर क्या था, शाम को उसके दरवाजे शराबी कबाबी नाच उठे। मुफ्त की शराब पर न पीने वाले भी हाथ साफ कर गए। उधर छोटे मियाँ के कान खड़े हो गए। टोपी सीधी कर नाक की सीध में गांव के तालाब वाले हिस्से में गए, जहां अधिकतर खेतिहर उसकी अपनी बिरादरी के थे। उनसे कह दिया, आप लोगन के खातिर हम खड़े हुए हैं, बिरादरी की नाक रह जाए। अगर अब की प्रधान हो गए तो तालाब की मरम्मत कराकर पक्की नालियां बनवा देंगे। तालाब क्या था कि गंदे पानी का पूरा शमशान ही था, जिसमें आकर गांव भर की सारी गंदगी मोक्ष को प्राप्त होती रहती थी। तालाब का गंदला पानी बरसात में रिस रिस कर घरों तक आ जाता था। एक राय न बन पाने के चलते गांव वाले इसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। बस फिर तो एक मजबूत मुद्दा बन गया। यह सब शहर देखे गए कुछ नए नुस्खे थे जो शहर से कुछ बेरोजगार युवा साथ लाए थे। ऐसा ही एक था रमन भैया। उसका पहला मुद्दा था बेरोजगारी दूर करना। अपनी तो कर ना सका। कुछ साल पास के शहर की खाक छानकर अब की गांव लौट आया। जब कुछ न मिला तो राजनीति में उतर आया। कहने के लिए उसका शब्दा आडंबर भी कुछ कम न था। मैंने शहरों में बहुत देखा है, कुछ नहीं धरा वहाँ। यहाँ गांव से ज्यादा गंदगी धरी है। वहाँ काम धंधा कुछ नहीं मिलता। यहाँ गांव में कुछ और न हो, अपनी जमीन तो है, भूखा तो नहीं मरेगा कोई। पर जमीन तो गांव में गिने चुने लोगों के पास ही थी। बाकी तो लाल झंडा वाले लोग थे, जिनमें नाई, कुम्हार, लोहार, मिस्त्री आदि शामिल थे। और रही बात शहर घूमकर आने की, तो अभी कुछ अरसा पहले यही बात कही गई होती तो लोगों में मान भी होता, जब इक्का दुक्का लोग ही गांवों से शहर को जा पाते थे। आज तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां से एक दो जने दिहाड़ी मजदूरी के लिए पास के शहर न जाते हों। साइकिल पहले पहल गांवों में कौतूहल की चीज होती थी। जिसके घर साइकिल खड़ी हो तो वो खुद को जमींदार से कम नहीं समझता था। बच्चे गलियों में साइकिल के पीछे दौड़ लगाते, बूढ़े भी रोमांचित हो कभी पास से छू भर आते। पर इन बीते वर्षों में तो सब बदल गया। आज बच्चे खुद ही गलियों में साइकिल दौड़ाते मिल जाएंगे। गांव में साइकिलों तो हैं पर सड़क नहीं। यह तीसरा चुनावी मुद्दा है। हाईवे से लेकर गांव के बीच स्कूल तक सड़क बनाए जाने का मुद्दा बिशन सिंह ने रखा। इसमें भी तालाब वाले ग्रामीण नाखुश हैं, क्योंकि तालाब उस हिस्से में पड़ता है जहां सड़क बनना किसी के मुद्दे में नहीं। इस बात का लाभ उठाया छोटे मियाँ ने। लोगों के खूब कान भरे। सड़क क्या तालाब पार वालों को ही चाहिए, हमें नहीं। हम क्या गाय भैंसे हैं जो टोरियों में चरेंगे। गांव की स्त्रियां हंस देती, टोरियों पर
गाय भैंसी? अपनी सफलता पर छोटे मियाँ मिस्त्री मन ही मन मुस्कुराता है और लगे हाथों अपना एजेंडा बता देता है कि अगर जनता जनार्दन साथ दे तो सड़क को स्कूल से आगे मंदिर तक बनवाएंगे। तो ख्यालों में बनी सड़क तालाब वाले हिस्से तक भी पहुंच गई थी। लालटेन पर निशान पक्का कराकर छोटू मिस्त्री भी चला गया। इधर गांव में ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको अपने काम से ही फुर्सत न थी। ऐसे को लोकतंत्र का भागीदार बनाना जरा मुश्किल होता है। ये बीड़ा उठाया अपने रमन भैया ने। सबसे ज़्यादा पोस्टर भी उसी के नाम के छपे हैं। गांव के घर घर घूमकर सबको बीड़ी का एक एक बंडल मुफ्त में बांट रहा है। बीड़ी बेरोजगारी की निशानी और रमन भैया का चुनावी चिन्ह। वह काली मनहूस छाया एक बार फिर गांव के दौरे पर है। शहर की खिचपिच से तंग आकर कुछ दिन हवा पानी बदलने गांव आई है। शहर में उसके कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो वहां उसकी कमी खलने नहीं देंगे। अब की वह जरा मूड बदलने गांव आई है। गांव में फल सब्जियों के एकमात्र विक्रेता राम सागर का घर जरा किनारे की तरफ है। उसे धेले भर की फुर्सत नहीं। गांव से इकट्ठा की गई फल और सब्जियों की टोकरियों उसे पास के हाट और मंडी तक पहुंचानी होती है। फिर वहीं पर अपनी एक चलती फिरती दुकान डालकर वह फुटकर सब्जियां भी बेचा करता था। गांव वालों की नज़रों में होनहार और मेहनती पर रस रखने वाले की कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा 8वीं से आगे था नहीं, पर व्यवहारिक इतना कि आते जाते गांव में लोगों से मिलना जुलना और दूर से ही सलाम दुआ करना नहीं भूलता था। गांव के लोग वक्त ज़रूरत उससे न केवल परामर्श बल्कि मदद लेने भी अक्सर आते रहते थे। यहाँ तक कि गांव में कहीं कोई बीमार भी पड़ता था तो फौरन राम सागर की ड्यूटी पर खबर पहुँचती। मरीज को किस अस्पताल में या किस डॉक्टर के पास ले जाना है यह वही तय करता था, बल्कि लेकर भी जाता था। गांव में लौटते समय किसी किसी की ज़रूरत का सामान भी ले आता था। ऐसी तमाम पर्चियाँ हर समय उसकी जेब में पड़ी मिलती थी, जिसमें किसी न किसी ने कोई ज़रूरत का सामान लिख दिया होता था। कमाता भी खूब था, पर परिवार बड़ा था, सो जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा थी। फिर फल सब्जी के व्यापार में अगर मुनाफा था तो घाटा भी जमकर होता था। जब सारे गांव में लहर है तो ऐसे शख्स को कैसे छोड़ दिया जाए। वह काला साया उसकी ड्योढ़ी पर खड़ा था। 3-4 लोग सुबह राम सागर से मिलने पहुँचे। इनमें एक राम दयाल भी था। राम सागर अपने झुट्टे को गाड़ी से बांध रहा था। राम दयाल काफ़ी समय से राम सागर के घर के चक्कर लगा रहा था। वह राम सागर से रश्क भी रखता था और उसका हुनर सीखना भी चाहता था। रामारामी के बाद आखिर उसने काम की बात की। अब की सहकारी बैंक से मेरे लोन का पता कराना। मेरी मान राम दयाल, साइकिल की दुकान खोल दे। तो कहाँ जुगाड़ खरीदने के फेर में पड़ गया है, बर्बाद हो जाएगा। साथ आए एक शख्स ने उसे समझाया। राम सागर बोला, बैंक किसकी गारंटी पर लोन देगा? न तेरी ज़मीन है न घर है। पहले भी बैंक का सचिव मना कर चुका है, पर तू कहता है तो अब की बार पूछाऊंगा, पर गारंटी कौन देगा? तू टीका राम से बात कर ले। चुनाव का वक्त है, इस टाइम क्या पता बात बन जाए। वो अगर बात करे तो सचिव भी मना नहीं कर सकता। राम सागर की ये बात राम दयाल को जच गई। पर उसके कहने पर लोन मिल जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी उसकी नहीं तो फिर समझो किसी की नहीं। उसकी ब्लॉक में भी खूब चलती है और बैंक में भी। अब की प्रधानी वही जीतेगा। लिखा के ले लो, दूसरे ने कहा। अरे छोड़ो, टीका राम का पत्ता कटा समझो। छोटे मियाँ बनेगा या बिशुन सिंह, राम दयाल कहने लगा। फिर तो चर्चा का पर्चा ही बदल गया। बस चुनाव और चुनाव। तीसरा शख्स चुप था। राम सागर ने पूछ ही लिया, तू काहे उदास है राम सुख? सोचता हूँ चचा, तुम ही क्यों नहीं खड़े हो जाते चुनाव में? अभी उम्मीदवारी का आखिरी दिन कल है, नाम लिखा क्यों नहीं लेते? फिर तो तीनों को जैसे चर्चा का नया मुद्दा ही मिल गया था। लड़का ठीक बोलता है, राम दयाल ने शुरू किया और फिर एक एक करके तीनों उसमें जोड़ते चले गए। राम सागर की गांव में जो इज्जत है उसका वास्ता दिया जाने लगा। अपने यहाँ तो वैसे भी बैठे ठाले लोग बातें बनाने में होशियार ज़्यादा ही होते हैं। घर फूक तमाशा तो सब देखना चाहते हैं। बरसाते घर किसी और का हो, राम सागर ने ना नुकुर करते हुए भी सोच में पड़ ही गया। राम सागर की पत्नी फल सब्जियों पर पानी छिड़क रही थी। आते जाते इन सब की बातें भी सुन रही थी। पति की मान वाली बातों तक तो ठीक था। मन ही मन प्रसन्नता और गर्व से सुनती रही, पर जब लगा पानी सिर के ऊपर से जाने ही वाला है, वो भी उसमें कूद पड़ी।
रहने दो भैया, तुम इन्हें मत फुसलाओ, ये इन चक्करों को नहीं जानते। ठीक ठाक 2 जून की रोटी मिल जाती, मजूर आदमी को उसी में खुश रहना चाहिए। फुसलाना कैसा भाभी जी, वो ही कह रहे हैं जो सच है। राम सागर जैसा नेक आदमी प्रधान होना ही चाहिए, नहीं तो साहब सिंह जैसे घोटालेबाज प्रधान हो जाएंगे। देखते नहीं, चुनाव लड़ने के खातिर भैंसिया बेच दी अपनी। राम दयाल जानता था कि राम सागर ने अगर जिद पकड़ ली तो पीछे नहीं हटेगा। जीत गया तो उसकी भी चांदी, नहीं भी जीता तो उसके घर से क्या जाएगा। डेवड़ी का साया भी धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ रहा था। रहने दो भैया, ज़्यादा तड़का मत लगाओ, ये तो तुम्हारी बातों में आ भी जाएंगे। मजूर आदमी 4 दिन कमाने नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? 4 दिन नहीं जाएंगे तो फाका थोड़े ही पड़ जाएगा। अब की राम सागर बोला और मानो अपनी ही बात पर हंस दिया। अगले ही दिन लोगों ने एक ओर से सुना राम सागर को वोट देकर सफल बनाए। राम सागर भाजी वाले चुनाव चिन्ह पतंग, प्रधान पद का वह 15वां प्रत्याशी था। गांव गली की दीवारों पर अपने चित्रों को देख वह मन ही मन एक विचित्र अनुभूति से भर गया। काम पर जाने के बजाय 4 जने साथ लेकर गांव भर में समर्थन मांगता विनय की प्रतिमूर्ति बना फिरता था। पर यह विनय उसकी स्वाभाविक विनम्रता से जरा हटकर था, और उतनी ही हटकर थी वे निगाहें जो अब उस पर पड़ रही थीं। लोग वही थे जिनके 10 काम उसमें पड़ते रहते थे, पर निगाहें कुछ अलग होती। बड़े प्यार से जब वह चुनाव में ख्याल रखने की बात करता तो सामने वाला भी उतने ही प्यार से निवेदन स्वीकार करता। गांव में ऐसे बीसियों घूम रहे थे। रमन तो मन ही मन दाढ़ पीस कर कहता, अब इसी की कमी थी, खुद तो काम धंधा में कमा रहा था, हमारे जैसों के लिए यहाँ भी रास्ता रोकने चला आया। ये तो साल अभी आधा बाकी था, पर नए साल के कैलेंडर बांटे जा रहे थे। कैलेंडर के नीचे हाथ जोड़े टीकाराम की मुस्कुराती फोटो, कईयों ने फोटो काटकर केवल कैलेंडर वाला हिस्सा दीवार पर टांग दिया। कच्चे रास्ते पर टीकाराम की जीप आकर खड़ी हुई थी। कीचड़ भरे रास्तों पर सावधानी से पैर निकालकर वह बाहर आया। बस्ती का उसका अपना आदमी रमजान अली फौरन सामने आ गया। 2-4 लोगों को लेकर गांव की एकमात्र दुकान पर पहुंचे। वहीं उससे कुछ बातें होने लगी। नमस्कार ठेकेदार जी, राम सागर ने अपने समर्थकों सहित अभिवादन किया। थोड़ा बहुत कुशल क्षेम के बाद आगे बढ़ गया। राम दयाल कुछ पीछे आ रहा था। टीकाराम ने उसे रोककर पूछा, राम दयाल क्या हाल है? कृपा ठेकेदार जी, कुछ तकलीफ तो नहीं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक जरा सी बात है। हाँ भाई बोलो। बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। बस इतनी सी बात, कल ही सुबह आकर मिलो, हाथ के हाथ काम हो जाएगा। राम दयाल देख चुका था, राम सागर के साथ घूमकर कुछ अर्जित नहीं कर सकता था। एक बात बताओ, टीकाराम उसके कान के नज़दीक मुंह ले गया। तालाब वाले इलाके में किसकी हवा है? इस वक्त तो छोटे मियाँ का जोर है, पर कुछ कह नहीं सकते। विदा लेकर राम दयाल चलता बना। शाम के समय उसने राम सागर को नई बात सुझा दी कि अगर रुतबा बनाना हो तो एक जीप किराए पर लेनी होगी। अब तो नुमाइशें भी काफ़ी थे, सबके मन की सुनी जाती थी। सो अगले दिन जीप भी बुक हो गई। राम सागर 4 दिन से काम पर तो गया नहीं, उल्टे हजारों का खर्चा सिर पर पड़ा। सो अलग जब नाम वापस लेने की तारीख आई तो एक विचित्र बात हुई। 4-5 लोगों को छोड़ बाकी सबने नाम वापस ले लिए और वे सब टीकाराम की जीप में घूमते देखे गए। टीकाराम चालबाजी पर उतर आया। जमन राम सागर को बताने लगा, तुमसे टक्कर लेने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, मुकाबला टक्कर का ही होना चाहिए। राम दयाल पुराना जुगाड़ खरीद लाया था। उस पर फल सब्जी और सवारी दोनों ढोने लगा। गांव में वैसे भी सबकी फल सब्जियां खेतों में सूखने लगी थी, सबने उसे थोक में दे दिया था। राम दयाल अपने धंधे में जम गया। चुनाव प्रचार समाप्त होने तक स्थिति लगभग साफ हो चुकी थी। कुल 5 प्रत्याशी ही असल मैदान में थे। छोटे मियाँ, बिशुन सिंह, रमन भैया, टीकाराम और राम सागर। इनके अलावा बाकी लोगों की कोई चर्चा भी न करता। चुनाव का दिन आया और गया। बड़ी शांति के साथ बिना कोई शोरगुल किए प्रत्याशियों की किस्मत डिब्बों में बंद हो गई। जिससे भी पूछो वोट किसे दिया तो यही सुनने को मिलता कि दे आए जिसको देना था। जवाब देने में महिलाओं का जवाब नहीं। किसे वोट दिया पूछो तो कहती हैं, जिसको इन्होंने वोट दिया उसी को हम भी दे आए, अब मत पूछो।
इधर सुनने में आया कि रामदयाल वोट देने नहीं गया। उस दिन भी किसी काम से बाहर ही था। पूछने पर बोला, मेरी औरत गई तो थी, दोनों जने जाकर क्या करते। वोटों की गिनती का दिन आया। रात भर गिनती चलती रही। सभी प्रमुख उम्मीदवार और उनके एजेंट सुबह से ही डेरा डालकर वहीं पड़े थे। थोड़ी ही देर में रमन भैया का पत्ता साफ हो गया, बेरोजगारी खत्म। कुछ ही देर में बिशुन सिंह और राम सागर भी टाई भूल गए। अब केवल टीकाराम और छोटे मियाँ रह गए। कांटे की टक्कर थी। बहुत ही रात गए, दोबारा तिबारा गिना कर तब कहीं सुबह तक स्थिति साफ हो सकी। इस बीच राम सागर पहले तो घुटनों के बल उकड़ू बैठकर बच्चों की तरह रोया, फिर न जाने कब मौके से खिसक कर घर आ गया। जीप सब लोगों को उनके घर छोड़कर सुबह राम सागर के दरवाजे पर आ लगी। जब सवेरे 7 बजे लोग वापस लौटे तो रात की थकान चेहरों पर साफ दिख रही थी। फैसला हो चुका था। सभी घरों में हलचल मच गई। उसी समय रामदयाल जुगाड़ पर फल सब्जियां लादकर शहर की ओर जा रहा था। उसने चलते चलते ही पूछा, भाई जमन कौन जीता? जवाब आया, छोटे मियाँ मिस्त्री। चलो अब अपने गांव तक सड़क तो बनेगी। हिचकोले खाते कच्चे रास्तों से जुगाड़ को सरपट ले जाते वह बोला। सारे गांव की वीरानी एक अकेले राम सागर के घर पर छाई थी। वह अभी तक बिस्तर में पड़ा था, जाने सो रहा था या जग रहा था। बाहर बकायेदार तकायदे के लिए खड़े थे। किराए की जीप का ड्राइवर भी अपने मालिक के इंतजार में बाहर ही खड़ा था। वह काली मनहूस छाया अब की चौक में बैठी थी। धूप में अलसाती हुई टांगे फैलाकर उसने वापसी का इरादा छोड़ दिया। उसे गांव की अबो हवा रास आ गई है।